नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गैस पेपर्स की और गैस पेपर्स में आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपका रहने वाला है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी में बेसिकली हम ये कहते हैं कि दो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। एक हम डिजीज की बात करते हैं जिसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, या फिर उसको हम जो है बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा है आपके इपिडियोमोलॉजी वाला पोर्शन, जो बेसिक फंडामेंटल है आपका पैथोलॉजी का, वो यहाँ पर हम सारी चीजें देखते हैं कि डिजीज कैसे फैलती है, डिजीज के टाइप क्या होते हैं, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो कि डिजीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर इपिडियोमोलॉजी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं सबको हम कवर करने वाले हैं, उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसको जो है आपको बहुत ही अच्छे से ढंग से देखना है। ज्यादा लेंथी हम नहीं बोल सकते इसको कि बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है, एक छोटा सा सब्जेक्ट के रूप में आप इसको मान सकते हो, ज्यादा चीजें इसमें है नहीं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पहली बात मैं और बता देता हूं आपको, कुछ चीजें और बता देता हूं, जैसे कि आपके क्या है, जो इपिडियोमोलॉजी होती है और मेन जो पैथोलॉजी होती है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। पैथोलॉजी मेन पार्ट होता है लेकिन इपिडियोमोलॉजी उसी का एक छोटा पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, जो कई यूनिवर्सिटीज में इसी नाम से बिकता है। ठीक है, बिकने का मतलब इसी नाम से चल रहा है भाई। एक तो इपिडियोमोलॉजी पोर्शन होता है और एक जो आपका इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है वो पोर्शन होता है। तो इन दोनों में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज है वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के हिसाब से चलाती है उस कोर्स को, और कुछ इपिडियोमोलॉजी के हिसाब से चलाती है। तो दोनों बातें एक ही है, दोनों ही पैथोलॉजी के पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कवर करते हैं, सबसे पहले हम कवर करते हैं अपने जो डेफिनेशंस है उनको कवर करते हैं। ठीक है, और डेफिनेशंस में हम ये कहते हैं कि आपके जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो हम यहाँ ऐड करते हैं। इनमें से आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेफिनेशन है उनमें सब एक होता है पेस्ट रिस्क एनालिसिस। ठीक है भाई, ये जो कीट है, मान लो पेस्ट का रूप होता है कि पेस्ट में आपको डिजीज वाले जो रोगजनक है वो भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पेस्ट में ही आपके जो है ये जितने भी कीट होते हैं ये भी शामिल होते हैं, और पेस्ट में जो और हानि पहुंचाने वाली जो भी चीजें होती है, फसल को हानि पहुंचाती है, वो सारे पेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो पेस्ट रिस्क एनालिसिस, किसी पेस्ट द्वारा कितना रिस्क हो रहा है इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। दूसरी चीज, एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, ठीक है, इसके भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल कंट्रोल देखेंगे, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कई सब्जेक्ट है जिनमें ये चीजें पूछी जाती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, बायो कंट्रोल डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रोग का जो है हम निदान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसमें एक हम कल्चरल मेथड पढ़ते हैं, एक हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं, और एक हम क्या पढ़ते हैं, आपके तीसरा मेथड होता है कि केमिकली हम उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ये बायोलॉजिकल वाले हैं ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब आप तो क्या है, इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको इंस्टाग्राम का पता रहता है कि इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। लेकिन हमें, क्योंकि किताबें पढ़ते रहते हैं, तो हमें यह पता रहता है कि किताबों में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आजकल ये एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इको फ्रेंडली कंट्रोल, ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, प्लांट क्वारंटाइन होता क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि राइजोस्फीयर क्या होता है। आपकी जो दूसरी वाली पैथोलॉजी है, जो डिजीज वाली है, उसमें राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर दोनों की जो डेफिनेशन है उसको कवर करवाया है, यहाँ दोबारा से कवर करवाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस में हमेशा जैसे जो डिफरेंस पूछे जाते हैं बहुत ही इजी डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस आपके यहाँ भी काम में आएगा, ठीक है, और वहां भी काम में आएगा। कहां पर, जो दूसरी वाली पैथोलॉजी है उसमें भी, जिसमें हम डिजीज की बात करते हैं उस पैथोलॉजी में भी काम में आएगा। इपिडियोमोलॉजी में यहाँ पर आपको जो चीजें हैं ये देखने को मिलेगी। एक बात मैं और बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन रहता है बच्चों के कि क्या सर आईपी जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाला कोर्स है जो अदर यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, क्या वो यहाँ से कवर होगा? तो जी नहीं, ये यहाँ से कवर नहीं होगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के लिए हम
अलग से वीडियो लेकर आएंगे और जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाला जो अलग से पोर्शन चाहिए, वो क्या करेंगे, एक सुंदर सा कमेंट छोड़ के जाएंगे नीचे कि सर हम हमें रिक्वायरमेंट है, और जो अपने नंबर दिए हुए हैं इन पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, इन पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना और साथ में क्या रिक्वायरमेंट है ये भी बता देना। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम वहां से टैकल करेंगे। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं डिजीज ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रन की। ठीक है, किसके, डिजीज ट्रायंगल और टेट्राहेड्रन क्या होता है, ये हम डेफिनेशन के तौर पे भी इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और साथ में इनमें अंतर भी देखेंगे। फिर आता है वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी भी हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस वाला ये जो पोर्शन है आपके जीपीबी में भी काम में आता है, जीपीबी में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है, पैथोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखोगे, अलग अलग जगह या अलग अलग एग्जाम में आता है। एक बार पढ़ लो सारी जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी इनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट भी आपकी यहाँ से पूरी हो जाती है। इसके बाद में आता है आपका जो अगला क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्निक्स की बात करेंगे और डिजीज फोरकास्टिंग की बात करेंगे। दोनों चीजें अलग अलग है, एक साथ नहीं देखने को मिलेगी आपको। या तो प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्निक से पूछेंगे या फिर डिजीज फोरकास्टिंग ही पूछेंगे, दोनों में से एक पे आएगा। इसके अलावा जो व्हाट इज, यहां पर आई कर लेना, ओएस है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। व्हाट इज एपिडियोमोलॉजी, एपिडियोमोलॉजी क्या होती है, और फैक्टर अफेक्टिंग एपिडेमिक, एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें कौन कौन सी चीजें रोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब सीधा साधा एक रोग है, और हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े एरिया में बहुत तेजी से फैलने वाला जो रोग है वो आपके एपिडेमिक के रूप में देखा जाता है। तो उसको भी हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और आगे जो आपका छठा क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 6 क्वेश्चन में आपके फंजीसाइड क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, इनका अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है फंजीसाइड्स का, एंटीबायोटिक्स का, इनका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मॉड्यूल्स फॉर राइस एंड कॉटन, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मॉड्यूल्स पूछता है, इसका मतलब आपको, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब समझ जाओगे फिर ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड शब्द है, ठीक है, इंटीग्रेटेड शब्द है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सभी जितने भी मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपको नेचुरल मेथड भी इस्तेमाल करने हैं, यानी कि कल्चरल मेथड जिनको हम कहते हैं, कृषक क्रियाएं भी इस्तेमाल करनी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इस्तेमाल करने हैं, इसके अलावा केमिकल्स भी आपको थोड़े बहुत इस्तेमाल करने हैं, और इनका समन्वित ढंग से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि रोग को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। और इस किसके लिए, राइस के लिए और कॉटन के लिए। तो वो चीजें हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मॉड्यूल्स। इसके बाद में आ जाता है व्हाट इज फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू क्या होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, लॉन्ग टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइप सेकंड आपके होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंस आइडियम मेथड्स एंड फंजीसाइडल इश्यू। ठीक है, फंजीसाइडल इश्यू का मतलब होता है कि फंजीसाइड की वजह से क्या क्या इश्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग मेथड्स की, आईडीएम के मेथड्स की बात करेंगे, और इसमें जो प्रिंसिपल डिजीज मैनेजमेंट है वो भी बात करेंगे। इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो आपके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है उसकी बात करेंगे। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, ग्राउंडनट एंड शुगर कैन, इन सब की भी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड डिजीज जो मॉड्यूल्स है, डिजीज मैनेजमेंट के जो मॉड्यूल्स है, ये आपके 6 वाले क्वेश्चन में और 7 वाले क्वेश्चन में या तो इनमें से एक में या दोनों में जरूर देखने को मिलते हैं। पैटर्न इनका सेम सा ही है, बस फसल चेंज हो जाती है। ठीक है, बाकी जो ज्यादा फर्क है वो नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक एक करके इनकी परिभाषाओं की और डेफिनेशंस की, कमेंट्स की, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, सबकी बात करेंगे। जो डिफरेंसेस है उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में आपको पहली डेफिनेशन देखने को मिलती है पेस्ट रिस्क एनालिसिस। क्या देखने को मिलता है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पेस्ट के द्वारा कितनी रिस्क है, इसका एनालिसिस करना। मान लो एक पैथोजन है जो आपके खेत में है, ठीक है, लेकिन आपको यह पता है कि यह ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अरे मान लो
आपकी जो ये है सरसों की फसल है, ठीक है, और सरसों की फसल लगभग पक चुकी है, उसके बाद में जो आपका एफिड है उसका वहां पर क्या होता है, प्रकोप होता है, वो बहुत ज्यादा आगे लग जाता है। अब वो उस फसल को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि वो पक चुकी है, पकने के बाद में फिर रस नहीं चूस सकता, और चूसेगा तो ऊपर वाली जो कच्ची कली है उसी से रस लेगा, तो वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आगे बात समझ में, तो उसका मैनेजमेंट करना इतना जरूरी नहीं होता है। तो ये पहले ही रिस्क लगा लेते हैं हम, कितना रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं कि ये इस स्टेज पे आया है तो अभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे बात समझ में, ऐसा ही गेहूं में होता है। गेहूं जो राजस्थान में रस्ट आता है गेहूं में, वो लास्ट स्टेज पे आता है, तब तक तो फसल तैयार हो चुकी होती है, तो इतना रिस्क होता ही नहीं है। तो वो चीज की रिस्क कितना है, मान लो एक रोग है स्टार्टिंग में ही आ गया है और बहुत सेवरल ढंग से आया है, यानी कि चारों ओर फैल चुका है, तो वो वहां पर उसका मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का अवलोकन करना, जोखिम का आकलन करना ही क्या कहलाता है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस कहलाता है। कीट जोखिम विश्लेषण एक प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र में कीटों के प्रवेश प्रसार के जोखिम का आकलन करती है। ठीक है, यहाँ पर कीटों का मतलब सिर्फ कीट नहीं है, यहाँ पर कीटों का मतलब ओवरऑल सभी चीजें, चाहे कोई पैथोजन भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी कीट भी हो सकता है, इसके अलावा कोई भी जो है नेमेटोड हो सकता है, इस प्रकार की चीजें जो भी नुकसान पहुंचाती है वो सारे ही पेस्ट में आते हैं। ठीक है, जो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो सभी किस में आएंगे, पेस्ट में आएंगे। ठीक है, इंसेक्ट अलग चीज होती है। तो इनके जो पेस्ट है इनके प्रवेश व प्रसार के जोखिम का आकलन करती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए निवाकर उपाय तय करती है। ठीक है, निवाकर उपाय का मतलब पहले क्या करना है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड के इनको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इनके मैनेजमेंट की जरूरत है, क्या मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो चीजें होती है। जैसे आपका जो मूंगफली में टिक्का डिजीज होती है, वो इतनी अटैक कर भी दे, स्टार्टिंग में भी कर दे या लास्ट में, अधिकतर लास्ट में अटैक होता है उसका, तो उस टाइम पे फसल को इतना नुकसान नहीं होता है, तो किसान नॉर्मली उसका जो है प्रबंधन करते भी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ये रिस्क को पहचानने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इपिडियोमोलॉजी। इपिडियोमोलॉजी की बात करें तो इसमें सारी चीजें, पौधों से जो पौधों में रोग हो रहा है उसका प्रसार कैसे हो रहा है, वो चारों ओर कैसे फैल रहा है, वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह रोग प्रकोप है उनकी भविष्यवाणी करने, प्रबंधन रणनीतियां तैयार करने में मदद करता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, ये जो आपकी एपिडेमियोलॉजी है इसमें कौन सा रोग है, कहाँ फैल रहा है, कितना फैल रहा है, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, और आगे कितना फैल सकता है, और इसके अलावा मौसम पूर्व जो आपके डिजीज फोरकास्टिंग है वो क्या है, यानी कि इस एरिया में ये डिजीज आगे कब देखने को मिलेगी, क्या इस साल ये डिजीज देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें के जवाब कौन देता है, आपके इपिडेमियोलॉजी देती है। आगे बात समझ में, तो वो सारी बातें कौन बता रहा है, इपिडेमियोलॉजी बताती है, और इसी पैथोलॉजी की शाखा को हम क्या बोलते हैं, इपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम ये कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के जो केमिकल है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो रोग है उसको नियंत्रित करने के लिए नेचुरल तरीके अपनाते हैं, जैसे नीम की खली इस्तेमाल कर ली, ठीक है, जैसे कोई मान लो जो आपके ट्राइकोडर्मा है उसका इस्तेमाल कर लिया, इसके अलावा आपने स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लिया, इसके अलावा आपने क्या किया, आपने जो है नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए आपने गेंदा के फूल लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल तरीके हैं, ये नेचुरल तरीके हैं, यानी कि इनमें आप नेचर में उपस्थित जो चीजें हैं, जो जीव है, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, इनको कंट्रोल कर रहे हो। तो इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। तो जैविक नियंत्रण का मतलब होता है शिकारी, परजीवी, रोगजनकों जैसे प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग कीटों पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपके जो ये प्लांट कंट्रोल है ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, मान लो फंगस है, ठीक है, फंगस से होने वाला कोई रोग है, फंजाई से होने वाला रोग है, तो आप उसके लिए ट्राइकोडर्मा लेकर आ गए। ठीक है, ट्राइकोडर्मा लेकर आ गए। अब ये क्या करता है, ये ज्यादा यहाँ पर फैलकर कंपटीशन पैदा करता है और फंजीसाइड को जो सप्रेस करता है उसको रोकता है। इसी जैसा होता है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्राकृतिक जीव ही होते हैं जो कि दूसरे जीवों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं और हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये आपके बायो कंट्रोल में आते हैं। प्लांट क्वारंटाइन की बात करते हैं। प्लांट क्वारंटाइन का क्या मतलब होता है, तो देखो, जब भी हम बाहर से कोई भी चीज लेकर आते हैं,
ठीक है, मान लो आप गए अमेरिका और अमेरिका से आप लेकर आए गेहूं का एक पौधा, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि उस वेराइटी को मैं यहाँ पर उगाना प्रारंभ कर दूं। अब आप पौधा तो लेकर आए हो, लेकिन उस पौधे के साथ में कई प्रकार के कीट भी आ सकते हैं, कई प्रकार के रोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कि वो यहाँ आकर फैले ना, आगे बात समझ में, वो यहाँ आकर फैले ना, इसके लिए क्या करते हैं, पहले ही उस पौधे की पूरी जांच कर लेते हैं, उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि उसको 15 दिन तक हमने क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि 15 दिन तक उसको पहले अलग रखा। तो वही सिस्टम जब प्लांट्स के साथ में अपनाते हैं तो उसको प्लांट क्वारंटाइन बोल देते हैं। तो क्या करते हैं कि कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एक नियामक प्रक्रिया है जो पौधों और उनके उत्पादों की आवाजाही को नियंत्रित करती है। आप किसी भी प्लांट को या किसी भी जो आपका छोटा कोई एप्पल हो गया, कोई फ्रूट हो गया या कोई और कोई प्लांट का पार्ट हो गया, उसको ऐसे ही नहीं ले जा सकते कि मनमर्जी आई तो रख के ले गए, मनमर्जी आई तो वहां से लेकर आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो है एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके थ्रू ही ये चीजें आती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो उस चीज को हम प्लांट क्वारंटाइन कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसको रोकने के लिए, कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस देश से कुछ कीट और रोग आ जाए, यहाँ आकर बहुत ज्यादा फैल जाए, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए ये चीजें अपनाई जा रही है। इसके बाद में आता है राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली बात तो स्फीयर शब्द का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। स्फीयर का मतलब क्या है, आसपास का क्षेत्र। अब मान लो कोई प्लांट है, ये आपका कोई पौधा है, ठीक है, ये क्या है, कोई पौधा है, और ये पौधा की जड़ें हैं, ठीक है, ये पौधे की क्या है, जड़ें हैं। अब देखो इस पौधे की जड़ों के द्वारा कुछ रसाव स्रावित किए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स स्रावित किए जाते हैं। उन ऑर्गेनिक एसिड्स के चक्कर में जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनकी जड़ों के बिल्कुल पास में आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा जो थिन पतली परत होती है उसमें करोड़ों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए सही होते हैं, ठीक है। तो पौधे की ग्रोथ के लिए सही होते हैं, तो इस एरिया में जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और जड़ें हैं, तो ये जड़ों वाला जो एरिया है जिसमें सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में होते हैं, इसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं। और पत्तियों वाला क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म जीव आसपास में होते हैं उसको हम फाइलोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोस्फीयर। आगे बात समझ में, तो ये दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना है, राइजोस्फीयर क्या होता है और फाइलोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। जो पौधों की जड़ों के चारों मिट्टी का क्षेत्र है, चारों ओर का मिट्टी का क्षेत्र है, अतः इनमें जहां अंतःक्रियाएं होती है, अंतःक्रियाएं किनके बीच में हो रही है, जड़ों के बीच में और सूक्ष्म जीवों के बीच में, पोषक तत्वों के बीच में, जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जो कि पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि राइजोस्फीयर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें, और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मदद करते हैं आपके जो हम कह रहे हैं किसकी, पौधों की वृद्धि की, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो ये पांचों परिभाषाओं में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके डिफरेंसेज की, और डिफरेंसेज की बात करें तो दो डिफरेंसेज आपके पहला देखने को मिलेगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जो हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन, ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रति, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके ये है हॉर्टिकल्चर है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब होता है क्षैतिज। क्या होता है, क्षैतिज, और इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये ऐसी प्रतिरोधकता होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये ऐसी प्रतिरोधकता है जो कई जीवों के प्रति, कई प्रकार के जो आपके पौधे हैं उनके प्रति क्या होती है, प्रतिरोध दर्शाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो किसी फंगस के प्रति भी प्रतिरोध दर्शाएगी, ठीक है, यानी कि फंगस को भी जो रोग नहीं करने देगी। उसके अलावा और दूसरी फंगस है उसको भी रोग नहीं करने देगी, बैक्टीरिया को भी रोग नहीं करने देगी, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल एक ब्रॉड टर्म में काम करती है, बहुत सारे रोगों को नियंत्रित करती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक विशेष रोग के प्रति ही रेजिस्टेंस दर्शाती है। जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होती है वो किसी विशेष रोग के प्रति ही रेजिस्टेंस दर्शाती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये मेन अंतर हो गया इनमें। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये पॉलीजेनिक होती है, कई जीनों द्वारा नियंत्रित होती है।
ठीक है, ये कैसी होती है, कई जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, और ये आपकी मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक होती है, यानी कि बहुत कम जीनों द्वारा या एक जीन द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसके अलावा आप जो है चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, जो वर्टिकल होती है ये विशिष्ट रोगजनक, एक विशेष रोगजनक उनकी नस्लों के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कोई फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम आपका क्या है, फंगस है। अब इस फ्यूजेरियम के द्वारा जितने भी रोग होंगे उनको कौन नियंत्रित करेगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस नियंत्रित कर लेगी। लेकिन मान लो पीथियम से हो गया, ठीक है, मान लो सर्कोस्पोरा से हो गया, तो अदर जितने भी फंगस है उनसे डिजीज होगी तो उसको ये नहीं रोकेगी, उसको नहीं रोक पाएगी। यह कुछ मुख्य जीनों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, एक जीन हो गया या दो जीनों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन रोगजनकों के उत्परिवर्तन से आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इस फ्यूजेरियम को तो बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करेंगे, लेकिन मान लो फ्यूजेरियम में थोड़ा सा उत्परिवर्तन हो जाए, उसमें चेंज आ जाए, ठीक है, फ्यूजेरियम दूसरा रूप लेकर आ जाए, जैसे वायरस चेंज होते रहते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि कोरोना का ये वेरिएंट आ गया, ये आ गया, इसके बाद में ये आ गया, तो अलग अलग वेरिएंट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन हो जाए तो उसके बाद में ये उसको नहीं रोक पाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये अल्पकालिक और कम स्तर होता है, एक तो कम समय के लिए होता है और इतना स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही रहेगा, धीरे धीरे ये टूट जाती है, यानी कि ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके विपरीत जो हॉरिजॉन्टल है ये आपके ऐसी है कि कई रोग जनकों और कई नस्लों के खिलाफ। ठीक है, पहली बात तो ये फ्यूजेरियम को भी कंट्रोल करेगी, ये पीथियम को भी कंट्रोल करेगी, ये राइजोक्टेनिया को भी कंट्रोल करेगी, ये सर्कोस्पोरा को भी कंट्रोल करेगी। तो इतने सारे जो फंगस है इनको सबको एक साथ कंट्रोल करेगी, उनकी नस्लों के खिलाफ काम करेगी, उनके जो वेरिएंट है, ठीक है, उनकी जो अलग अलग स्पीसीज है उनको भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, ये कई जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, ये खुद कई जीनों के द्वारा, पौधे के जो है पॉलीजेनिक होने का मतलब हो जाता है कई जीनों द्वारा नियंत्रित होना। ठीक है, तो एक जीन इसको कंट्रोल नहीं करता है, कई जीन कंट्रोल करते हैं। ये आंशिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, हालांकि इनकी सुरक्षा कम होती है लेकिन अधिक समय तक क्या करते रहते हैं, टिकाऊ रहते हैं। ठीक है, ये दीर्घकालिक होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, एक तो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करेंगे पौधे को, और दूसरा ये क्या करते हैं, स्थायी है, एक बार पौधे में आ गए उसके बाद में टूटेंगे नहीं आसानी से। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है यही होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, दोनों में अंतर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, ज्यादा जो है वो नहीं है। आप इसको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टेबल में इनमें दिक्कत होती है तो आप इनको टेबल बना के आया करो। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हो, टेबल बना के आया करो, टेबल में फिर आराम से लिख के आया करो दोनों चीजें दोनों तरफ, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आप याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहेड्रन की। पहले तो डिजीज ट्रायंगल को समझ लो, उसके बाद में अंतर समझ लेना। ठीक है, डिजीज ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। अब देखो इस त्रिभुज पर एक सिरे पर आप लिखो होस्ट, होस्ट का मतलब क्या हुआ, आपका परपोषी पौधा। ठीक है, दूसरे पे लिखो आप पैथोजन, पैथोजन का मतलब क्या हुआ, आपका रोग फैलाने वाला रोगजनक, और तीसरे पे लिखो आप एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा पर्यावरण जो कि रोग फैलाने को मदद करता है, फेवरेबल एनवायरमेंट। ठीक है, तो कभी भी रोग फैलने के लिए ये तीनों होना जरूरी है और इन तीनों की भी एक विशेष अवस्था होना जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में। एक तो होस्ट होना ही काफी नहीं है, होस्ट ससेप्टिबल हो, वो होस्ट किसी भी रोग के प्रति क्या हो, ससेप्टिबल हो, उसमें आसानी से रोग हो जाए, वो कमजोर हो, तभी रोग फैलेगा। दूसरा पैथोजन, पैथोजन विरुलेंट होना चाहिए, विरुलेंट का मतलब वो आक्रामक होना चाहिए, वो क्या कर पाए, जो है रोग फैला पाए, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी से रोग फैला पाए ऐसी। और एनवायरमेंट आपका फेवरेबल होना चाहिए, एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि रोग फैलाने के को मदद करे। ठीक है भाई, प्लांट और पैथोजन तो आपको गर्मियों के टाइम पे भी मिलते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे वही रोग नहीं हो पाता है जो आपके बारिश के टाइम पे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन हुआ है
पर्यावरण का। ठीक है, किसका भाई जो बाजरा है उसको हम गर्मियों में भी बो लेते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो रोग जो आपका अर्गट है, आपका ग्रीन ईयर डिजीज है, वो आपको गर्मियों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो आपके जो बारिश वाला टाइम है उसमें दिखाई देता है। इसका मतलब पैथोजन और होस्ट होना ही काफी नहीं है, एनवायरमेंट भी होना जरूरी होता है। ठीक है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी एनवायरमेंट। आगे बात समझ में, और इनकी एक विशेष दशा होना जरूरी है। ये आपके ट्राइंगल को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है आपके टाइम। ठीक है, ये चौथा कारक है जो कि रोग को एस्टेब्लिश होने से प्रभावित करता है। ठीक है, चौथा कारक क्या कहता है कि एक फिक्स टाइम मिलना भी जरूरी है। इन तीनों को एक टाइम मिलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज ही इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम होना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तीनों दशाएं हो और साथ में टाइम हो, ये सब मिलाकर टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। ठीक है, तो वही बातें हैं जो डिजीज ट्रायंगल में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें रोग के 3 प्रमुख घटक शामिल हैं, जैसे मेजबान जिसको हमने होस्ट कहा है प्लांट के रूप में, रोगजनक जिसको हमने पैथोजन कहा है, और पर्यावरण कैसा होना चाहिए, ससेप्टेबल होना चाहिए। यह स्थिर परिस्थितियों में रोग विकास को दर्शाता है। ठीक है, स्थिर परिस्थितियां का मतलब सभी संतुलित परिस्थितियां हो गई। यह रोग के मूलभूत कारकों को समझाने में सहायक है। ठीक है, यह सरल और व्यापक उपयोग में है। ठीक है, इनका सरल और व्यापक उपयोग में होता है, यानी कि आसानी से ये समझ में आ जाते हैं, ऐसी चीजें हैं। इसके बाद में आता है आपका डिजीज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन इसमें समय को चौथे घटक के रूप में जोड़ा गया है, पहली बात तो। दूसरी बात, समय के साथ रोग के विकास को समझने में मदद करता है। टाइम के साथ कैसे रोग का डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से रोग को फैलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो सारा किसको बताने का काम करता है, यह आपका टेट्राहेड्रन बताता है। यह जटिल परिस्थितियों में रोग विकास को बेहतर तरीके से समझता है। यह अधिक विस्तृत और गतिशील विश्लेषण प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 कैरेक्टर है भाई, 4 जो आपके फैक्टर है वो है, तो ये चारों के आधार पे बताता है, तो ये ज्यादा अच्छे ढंग से विस्तृत तरीके से और गतिशील विश्लेषण देता है, अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया, आपका ट्राइंगल क्या है और टेट्राहेड्रन क्या है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज। ठीक है, पहली बात तो मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, ठीक है, दूसरी पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, दोनों को समझ लेते हैं। देखो, मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसा पैथोजन या ऐसा रोग जनक जो कि क्या करता है, एक सीजन में, एक जो ग्रोविंग सीजन है उसमें अपना जीवन चक्र एक ही बार कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, यानी कि उसको जनन करने में टाइम लगता है और वो एक सीजन में एक ही बार जनन कर पाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपके पॉलीसाइक्लिक है, ये डिजीज ऐसी होती है जो कि जल्दी से, इनका पैथोजन क्या होता है, जल्दी से जो है रेप्लिकेट होता रहता है। वो जो प्रोपोगेशन है, यानी कि आपका जो प्रवर्धन है, जिसको हम कहते हैं भाई जनन है, तो रिप्रोडक्शन ये बहुत जल्दी से करता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी करेगा तो ये एक ही सीजन में 4 से 5 पीढ़ियां इनकी आ जाएगी, तो ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, रोगजनक एक मौसम में केवल एक संक्रमण चक्र पूरा करते हैं, एक ही बार जनन करेंगे। मुख्यतः प्राथमिक रोगाणु ही रोग फैलाते हैं। प्राथमिक रोगाणु ही क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, यानी कि जब इन्फेक्शन होगा तो वो रोगाणु ही रोग फैलाएंगे। जब दोबारा से रिप्रोडक्शन होगा और जो स्पोर बनेंगे, उनको बनते बनते आपकी फसल कट जाएगी, तो वो नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रकृति क्या होती है, धीमी होती है और प्रबंधन आसान होता है। भाई आसानी से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ग्रोथ धीरे कर रहे हैं, फेल भी कम रहे हैं, तो ये एक तो धीरे धीरे फैलते हैं, दूसरा इनको मैनेज आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि गेहूं का रतुआ जो आपका रस्ट होता है वो हो गया, ढीला स्मट हो गया, ठीक है, लूज स्मट जो जौ का है वो हो गया। ठीक है, तो जोमेर इनमें देखो आप, जब भी स्मट होता है तो लास्ट में जाकर जो है इसके स्पोर बनते हैं, जो कि जो बाली होती है वो पूरी पक जाने के बाद में वो स्पोर बनते हैं और वो जड़ के इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, फिर वो अगले सीजन में दोबारा से आते हैं, लेकिन एक सीजन में एक ही बार रोग फैलाते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखो, ये मौसम में कई बार संक्रमण पूरा कर लेते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी अपना जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो जल्दी करते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रोगाणु रोग में योगदान करते हैं। पहला तो संक्रमण के बाद में क्या करेगा, जो है अपनी ग्रोथ दर्शाएगा, ग्रोथ दर्शाकर स्पोर पैदा करेगा, और जो दूसरे स्पोर है वो आगे जाकर दूसरे प्लांट्स को प्रभावित करेंगे, तो जल्दी फैलता है, चारों ओर फैल जाता है। ये रोग तेजी से फैलेगा और महामारी का रूप ले सकता है। ठीक है, जैसा कि आपका आलू में
जो झुलसा है वो हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू है वो हो गया, ये क्या होते हैं, ज्यादा फैलने वाले रोग होते हैं, जल्दी से अपना चक्कर पूरा करते हैं, तो ये आपके पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है। अगली बात समझ में, तो ये चीजें होती हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। जो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक है, इनमें से आपको शॉर्ट कमेंट्स भी आ सकते हैं, 5वें क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं कि इनको डिफाइन कीजिए, इनको समझाइए, ठीक है, तो वो चीज भी वहां के लिए भी आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ अंतर ही आएगा, इनमें से आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं कमेंट्स की, यानी कि 5वें क्वेश्चन की, और 5वें क्वेश्चन में पहला है कि प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्निक्स क्या है और डिजीज फोरकास्टिंग क्या है, इन दोनों को आपको समझाना है, ठीक है। तो पहला तो प्लांट जो आपका डिजीज डायग्नोसिस है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, तो ये एक तरह का क्या होता है, निदान होता है, निदान का मतलब रोकने का एक तरह का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं पौध रोग निदान, रोग का कारण निर्धारित करने और उचित नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सटीक निदान के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जब भी हम रोग पैदा होता है तो ऐसा नहीं कर सकते कि पौधे को जाकर पूछ लिया, हाँ भाई कौन सा रोग है बता दे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, खेत में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा रोग हो रहा है, कौन से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वो रोग की कौन सी अवस्था है, ठीक है, और उसके लिए क्या नियंत्रण अप्लाई किए जाने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें खुद देखनी पड़ती है, खुद पूछनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि देखकर अनुमान लगाना पड़ता है, प्लांट बताते तो है नहीं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो मेथड्स काम में लेते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मान लो आप एक वैज्ञानिक हो और आप खेत में घूम रहे हो, कहां पर घूम रहे हो, खेत में घूम रहे हो। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा रोग है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसके जो सिम्टम्स है उनको देखोगे, ठीक है। यही तो करते हैं भाई, प्रत्येक इंसान के पास लेबोरेटरी थोड़ी है कि वो चेक कर लेगा कि कौन सा रोग है, वो सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। वो देखेगा कि मान लो विल्टिंग नजर आ रही है तो ये विल्ट हो गया, यानी कि फ्यूजेरियम से हो सकता है, तो इसको ऐसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि ब्लास्ट के धब्बे नजर आ रहे हैं तो ब्लास्ट हो गया, यदि कोई वायरस से होने वाली डिजीज है, ठीक है, कर्लिंग नजर आ रही है तो वायरस हो गया। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, ये जो सिम्टम्स है, इनको देखकर हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड आपके विजुअल डायग्नोसिस हो गया, जिसको हम दृश्य निदान बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हम देखकर अनुमान लगाते हैं। इस तकनीक में पत्तियों पर धब्बे, मुरझान, रंग बदलने जैसे लक्षणों के दृश्य जांच की जाती है, ठीक है। मान लो पत्ती का कोई रंग बदल गया है, या मान लो पत्ती में कर्लिंग आ गई है, फूल नहीं लग रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जड़ें खराब हो गई है, तना खराब हो गया है, कोई भी लक्षण जो दिखाई देता है उसको देखकर हम क्या करते हैं, डिजीज का अनुमान लगाते हैं। इसके बाद में ये सरल तरीका है, सरल तो होगा ही, आसान तो होगा ही भाई, देखकर पता लगा ले हैं तो आसान होगा। कभी कभी गलत हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जो है सर्वशक्तिमान नहीं हो, आप ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सारा ही पता हो। कभी कभी हम ये सोचे कि हाँ ये पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पाउडरी मिल्ड्यू ना हो, वो किसी और रोग के कारण हो, ठीक है। कभी कभी हम समझे कि ये जो है आपका विल्ट है, लेकिन वो हो सकता है आपके जो है राइजोक्टेनिया रोट हो, ठीक है। कोई सी भी डिजीज हो सकती है जो आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, यानी कि कभी कभी गलत भी हो जाती है। और कुछ डिजीज तो ऐसी होती है जिनमें फर्क करना ही बहुत मुश्किल होता है, दोनों में अंतर करना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न रोग समान लक्षण दिखाते हैं। और गलत क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो समान ही लक्षण दिखाते हैं, एक जैसे लक्षण उनमें होते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से रोग का निदान करना है, कौन से रोग की दवा दे, ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब देखो बैक्टीरियल ब्लाइट और जो नॉर्मल ब्लाइट है इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपकी विल्ट है उसमें और जो आपके रूट रोट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। रूट रोट में भी जड़ी गलती है, जड़ी खराब होती है, ठीक है, विल्ट में भी जड़ी खराब होती है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो जो बारीकी से समझ सकता है वही इसका अनुमान लगा पाता है, वही समझ पाता है, और कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखोगे। या आपके किसमें, विजुअल डायग्नोसिस में आप जो है इसमें एक दो एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो किस प्रकार से अनुमान
लगाते हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आ जाता है माइक्रोस्कोपी मेथड। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करेंगे, देख लेंगे। इनका जो एक भाग है उसको कलेक्ट करेंगे, प्लांट का जो पार्ट है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको लैब में लेकर जाएंगे, लैब में ले जाकर उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और देखने पर हम अनुमान लगाएंगे कि कौन सा रोग ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फंगस की इनकी क्या होती है, संरचना अलग अलग होती है, सबकी सबकी कॉलोनी अलग अलग बनती है। ठीक है, तो उस कॉलोनी के हिसाब से हम पता लगाते हैं। तो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी के तहत उसकी सहायता से संक्रमित पौधे के ऊतकों का निरीक्षण करके पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके माइक्रोस्कोप मेथड भी होता है। इसमें पहले सैंपल लेते हैं, सैंपल को ले जाकर हम लैब में लेकर जाते हैं और लैब में ले जाकर उसको देखते हैं, और कुछ जो सिम्टम्स है वो तो ऐसे ही नजर आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है कल्चर बेस्ड मेथड। कल्चर बेस्ड मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो यह है संस्कृति नहीं आएगा, यहाँ पर कल्चर का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, कल्चर का मतलब यहाँ मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है, जो संवर्धन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो रोगजनक को अलग कर विशेष माध्यम पर उगाकर उनकी पहचान की जाती है। क्या होता है कि ये जो फंगस होती है ये आराम से उग जाती है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोषण है उस पे उग जाती है। ठीक है, तो फंगस को हम क्या करेंगे, वहां से कलेक्ट करेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि इसमें क्या है, लेकिन वहां से कलेक्ट करके इसको अलग से उगाएंगे हम। ठीक है, लेबोरेटरी में उगाएंगे, और लेब में उगाकर जब उसकी कॉलोनीज बनेगी तो उस कॉलोनीज को देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि ये कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड भी होता है। कल्चर अलग अलग होते हैं, आपके पोटैटो का भी कल्चर बनता है, आपने बनाया होगा। ठीक है, पोटैटो का क्या बनता है, कल्चर बनता है, न्यूट्रिएंट मीडिया बोलते हैं उसको, न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वो। ठीक है, तो उस पे हम क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। यह फंगस और बैक्टीरिया की पहचान के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी फंगस को उगाकर हम देख लेते हैं कि कौन सा है। ठीक है, क्योंकि वायरस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वायरस कभी भी मीडिया पे नहीं उगता है। ठीक है, वायरस तो आपके पौधे के अंदर ही ग्रोथ करता है, बाहर आते ही वो निष्क्रिय हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये मीडिया पर भी ग्रोथ नहीं करता है, तो वायरस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप फंगस का और बैक्टीरिया का पता लगा सकते हो। फंगस अलग तरीके से बढ़ती है, बैक्टीरिया अलग तरीके से बढ़ता है, दोनों में अंतर होता है। फंगस की स्ट्रक्चर आपको माइकस, ये जो आपका माइसीलियम है वैसी नजर आती है, बहुत सारी तंतुनुमा, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऐसे कॉलोनी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उस हिसाब से इनका पता लगाया जाता है। ये कल्चर मेथड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है मोलिकुलर टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में हम पीसीआर ज्यादा यूज में लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका नाम आपने खूब सुना होगा। ठीक है, क्या होता है, तो पीसीआर जैसी तकनीक रोगजनकों के डीएनए या आरएनए का पता लगाकर निदान को अधिक सटीक बना सकती है। जो आपकी पीसीआर तकनीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, इससे क्या करते हैं, जो आपका जो पैथोजन का डीएनए है उसको बहुत ज्यादा हम क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बना लेते हैं, बहुत बड़ा। ठीक है, और उसको बनाकर हम क्या कर लेते हैं, उसका अनुमान, जो उसकी सीक्वेंसिंग है उसको देखते हैं, और उससे फिर पता लग जाता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, उसी प्रकार डीएनए की सीक्वेंसिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो प्रत्येक जीव का अलग अलग होता है, तो उसको देखकर भी क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सीरोलॉजिकल विधियां हैं वो भी होती है, एंटीबॉडी का उपयोग करके सीरोलॉजिकल विधियां, जैसे कि आपकी ये जो एलाइसा, ठीक है, सुना होगा आपने एलाइसा, इस आपके सिलेबस में दे भी रखी है, जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है उसमें हम एलाइसा की बात करते भी हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी हम रोगों की पहचान, मुख्य रूप से वायरस का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी, जो रिमोट सेंसिंग है आजकल उपयोग में ली जा रही है, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का कैसे, तो क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में रोग का पता लगाने के लिए ऊपर से जो आपके सैटेलाइट है उससे इमेज ली जाती है। ठीक है, उस सैटेलाइट से इमेज लेकर क्या करते हैं कि उस एरिया में कौन सा रोग हो रहा है इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक जगह का हमने पता लगा लिया ना, तो पूरे एरिया का ही पता लग जाता है कि यहाँ पर ये रोग हो सकता है, ये हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एआई का उपयोग करना, जो आपकी एआई है, आजकल आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐप आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐप क्या करते हैं, जैसे आप फोटो अपलोड करते हो ऐप पे, तो वो क्या करते हैं, उन सिम्टम्स को देखकर, जो आपके पौधे के सिम्टम्स है उनको देखकर क्या करते हैं, रोग सजेस्ट करते हैं कि ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आजकल
ट्रेंडिंग में चल रही है। अब रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एआई है, इन तकनीकों का बड़ी क्षेत्रों में निगरानी करने और बड़े पैमाने पर रोगों का निदान करने में मदद जो है इनको मिल रही है, इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में डिजीज फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? डिजीज फोरकास्टिंग की। ठीक है, अब देखो डिजीज फोरकास्टिंग क्या होता है। तो जैसे आपने सुना होगा, फोरकास्टिंग का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है, जैसे हम पर्यावरण का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, किसका अनुमान लगाते हैं? पर्यावरण का। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल जो है नॉर्मली मिल जाता है कि 1 महीने के बाद में बारिश आएगी। ठीक है, 7 दिन बाद में बारिश आएगी, या इस बार बारिश कम होगी, इस प्रकार ये अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार इस एनवायरमेंट को देखकर ही ये भी अनुमान लगाया जाता है कि इस एनवायरमेंट में कौन सा रोग हो सकता है, अब की बार यहाँ पर इस एरिया में कौन सा रोग दिख सकता है। ठीक है, तो उस चीज को हम डिजीज फोरकास्टिंग कहते हैं। जब हम डिजीज का पता लगाते हैं तो डिजीज फोरकास्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो रोग पूर्वानुमान पर्यावरणीय परिस्थितियों, यहाँ पर ध्यान देना है, ये पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि रोग जनक का पता हम किसी और मेथड से लगा रहे हैं, पर्यावरण की दशा को देखकर, क्योंकि ट्राइंगल में क्या है? पैथोजन है, जो होस्ट है वो है, और एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यदि एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है तो रोग नहीं होगा। तो एनवायरमेंट जो है इस चीज को प्रभावित करता है। रोगजनक की उपस्थिति, मेजबान की संवेदनशीलता का विश्लेषण करके रोग के प्रकोप का अनुमान लगाया जाता है। तो इन तीनों चीजों का ही, कि पर्यावरण कैसा है, रोगजनक का नेचर कैसा है, और जो आपका पौधा है वो कैसा है। पौधा ही मान लो संवेदनशील है, पौधे में ही रोग जो है आसानी से हो जाते हैं, तो फिर जो है पैथोजन भी क्या करेगा? वो तो फैलाएगा ही रोग। ठीक है, तो वो बात देखने को मिलती है। इस चीज को हम डिजीज फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, इसका हम पता कैसे लगाते हैं, मेथड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेदर के आधार पर पता लगाते हैं। ठीक है, जो आपका वेदर है उसके आधार पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तभी तो हम कहते हैं कि 85% से ऊपर ह्यूमिडिटी जाते ही क्या हो जाते हैं? रोग ज्यादा प्रभावित करते हैं, कीट ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये उसी का परिणाम है। जो टेम्परेचर है वो भी प्रभावित करता है। ठीक है, बारिश भी प्रभावित करती है। कई रोगों में आपको बारिश ना हो तो रोग नहीं होता है, बारिश होती रहे, बादल रहे तो रोग हो जाता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपके एनवायरनमेंट पे, वेदर पे ही डिपेंड करता है। तो ये मॉडल तापमान को, आर्द्रता को, वर्षा जैसे कारकों के आधार पर रोग के प्रकोप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसमें आप एक दो एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि आर्द्रता जब 85% से ज्यादा होती है, ठीक है, तब रोग ज्यादा फैलते हैं। ठीक है, आर्द्रता क्या होगी? 85% से ज्यादा होगी, तब रोग ज्यादा फैलेंगे। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 55-50 हो जाएगा, लेकिन 20 से ऊपर रहेगा तो रोग ज्यादा फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस इस टेम्परेचर पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपके पोटैटो के रोग है, झुलसा हो गया, जो गीले मौसम में तेजी से फैलता है। ठीक है, ये जो झुलसा है गीले मौसम का मतलब हो गया, जो रेनी सीजन है, बारिश का सीजन है, इसमें जल्दी से होगा और चारों ओर फैल जाएगा। तो ये इसी मौसम की वजह से हो रहा है, इसलिए मौसम से पता लगा लेते हैं। दूसरा है आपका संक्रमण चक्र मॉडल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संक्रमण चक्र मॉडल द्वारा। इसमें क्या होता है? यह मॉडल रोगजनक के जीवन चक्र का विश्लेषण करके रोगों के प्रसार व पूर्वानुमान में मदद करता है। पहली बात तो ये क्या करता है? हम ये पता लगाते हैं कि पौधे का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद में उसके जीवन चक्र को देखते हैं कि इसने इन्फेक्शन कब किया, उसके बाद में इसने जो द्वितीयक इन्फेक्शन है वो कब किया, और फिर वो ये कहाँ पर जाकर रेस्टिंग में चला गया है। ठीक है, यानी कि जो रेस्टिंग फेज है जिसमें ये निष्क्रिय पड़ा है वो कौन सी अवस्था है, और ये दोबारा से एक्टिव कब होगी। तो ये सारी चीजें देखकर हम क्या करते हैं? पता लगा लेते हैं कि डिजीज इस बार हो सकती है, ज्यादा संभावना है। इसके अलावा आता है आपका निर्णय सहायक प्रणाली, यानी कि यह प्रणाली क्षेत्रीय डेटा, मुख्य रूप से डेटा पर और वास्तविक समय की जानकारी को मिलाकर जो है क्रियाशील सलाह देती है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, एआई का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों का ही क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर फसल की स्थिति की निगरानी करना, और एआई जो एल्गोरिथम है का उपयोग करके रोग के प्रकोप का पूर्वानुमान का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि एआई को ये कहा जाता है कि ये रोग उस साल हुआ था, उसके बाद में ये कम हुआ, उसके बाद में ये कम हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद में ये वापस हो गया, फिर कम हुआ, फिर वापस हो गया। तो ये जो पैटर्न बनता है
इस पैटर्न को देखकर एआई अनुमान लगाती है कि इस साल क्या संभावना है इस रोग की, ठीक है, क्योंकि इनका भी कभी कभी पैटर्न बन जाता है, ठीक है भाई, जिस साल मौसम अच्छा था उस साल रोग ज्यादा हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे पैटर्न बनता है उस पैटर्न के हिसाब से जो है आपके अनुमान लगाया जाता है एआई के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि आपको डिजीज फोरकास्टिंग में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा, एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो हम ये देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि एपिडेमिक क्या है, ठीक है भाई। रोगों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, रोग आपके पेंडेमिक भी होते हैं, एपिडेमिक भी होते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को देखेंगे कि एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौध रोग विज्ञान में महामारी विज्ञान, जो आपके महामारी का मतलब हो गया आपके जो एपिडेमियोलॉजी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पौधों के आबादी में रोगों के फैलाव और घटना को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करवाती है। रोग कैसे फैल रहा है, कितना फैल रहा है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस में देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। स्टार्टिंग में ये चीजें मैंने समझा दी थी। अब इसको जो है इसके घटकों की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट देखो होता क्या है, जो रोग फैलाने के लिए जितनी नेसेसरी चीजें हैं, जितनी आवश्यक चीजें हैं, वो सारे इसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है। रोग फैलाने के लिए होस्ट चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए जिसमें रोग होता है, ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। उसकी उम्र, उसका घनत्व कितना है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है रोग उतना ही जल्दी फैलता है, ठीक है। तो डेंसिटी ये सब क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। उसके बाद में रोगजनक आपका वीरुलेंट होना चाहिए, विषाक्त होना चाहिए, जल्दी से रोग फैलाने वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं रोगजनक ढीला डाला है, ठीक है, टाइम पास कर रहा है और टाइम पास करते करते ही टाइम निकल के चला गया, ठीक है। फिर उसे पता चला कि ये तो मौसम ही चला गया मेरा, तो अब मैं रोग कैसे फैलाऊंगा, तो फिर वो निराश होकर सो जाता है, वापस भाई डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है। फिर दोबारा से मौसम आएगा, फिर वो धीरे धीरे काम करेगा। आलसी आदमी ऐसे ही काम करते हैं। तो आलसी नहीं होना चाहिए, यदि उसको रोग फैलाना है तो वो तुरंत काम करे, विरुलेंट रहे, ठीक है, विषाक्त रहे, और प्रजनन दर उसकी फास्ट होनी चाहिए, प्रसार की गति तेज होनी चाहिए, फैलाव को निर्धारित करते हैं। तो ये सारी चीजें रोगजनक पे डिपेंड करती है। इसके अलावा पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी सोइल टाइप है, कौन सा टेम्परेचर है, आर्द्रता कितनी है, ये सारे भी जो है रोग के ही कारक होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के अलावा हम कहते हैं कि टाइम, चौथा जो कारक था वो हमारा टाइम था, और टाइम भी क्या होता है, प्रभावित करता है, क्योंकि एक फिक्स ड्यूरेशन में ही रोग फैलता है। ऐसा नहीं है कि रोग सर्दियों में भी फैल जाएगा, गर्मियों में फैल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सभी रोग जो है एक सीजन के लिए बने हुए हैं, एक फिक्स टाइम के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी टाइम में वो फैलते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है, ये टाइम होता है आपका चौथा कारक जो आपका कंपोनेंट है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपकी एपिडेमिक है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब देखो, पहले तो हम प्रभावित करने वाले कारकों में ये देखेंगे कि पैथोजन रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले क्योंकि एक रोग फैलाता है पैथोजन, ठीक है, जो आपका रोगजनक है वो रोग फैलाएगा। अब वो रोगजनक कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि रोग फैलेगा या नहीं फैलेगा और कितनी मात्रा में फैलेगा, ठीक है। तो पहले पैथोजन के आधार पर जो कारक है उनको देख लेते हैं। पैथोजन कैसा होना चाहिए, विषाक्त होना चाहिए, यानी कि विरुलेंट। अत्यधिक विषाक्त रोगजनक तेजी से रोग फैलाते हैं, ठीक है, और गंभीर महामारियों का कारण बनते हैं। एक बड़े क्षेत्र में फैल जाएंगे तो एपिडेमिक आनी ही है, ठीक है। तो ये चीज होती है कब, जब वो विरुलेंट होता है। दूसरा, संक्रमण घनत्व है। ये जो आपका संक्रमण घनत्व है, अधिक संक्रमण घनत्व से रोगों के प्रकोप में तेजी आती है। यदि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, उसकी संक्रमण की डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ठीक है, और ज्यादा मात्रा में है, तो आसानी से रोग चारों ओर फैलाएगा, ज्यादा फैलाएगा। तो ये चीज होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो जा कैसे रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे के पास वो जा कैसे रहा है, फैला कैसे रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है भाई। एक तो मान लो हवा के द्वारा फैलेगा, तो हवा तो चलती रहती है, तो हवा से जल्दी से चारों ओर फैल जाएंगे। एक पानी के द्वारा फैलेंगे तो सिंचाई करेंगे उस टाइम पे फैलेंगे, ठीक है। एक कीटों द्वारा फैलते हैं तो कीट इधर उधर करके ले जाते हैं और रोग फैला देते हैं। तो कौन से मेथड के द्वारा फैल रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हवा होगी तो हवा तेजी से फैलाएगी तो एपिडेमिक जल्दी आ जाएगी, ठीक है, रोग चारों ओर फैल जाएंगे। तो वायु या वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगजनक तेजी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तेजी से चारों ओर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। चाहे वाहकों के रूप में आपके कीट हो सकते हैं,
ठीक है, कीट फैलाता है जल्दी से भाई। एफिड जो है वो कई प्रकार के रोग फैलाता है। जो सफेद मक्खी है वो वायरस वाले रोग फैलाती है, कर्लिंग करती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वाहकी होते हैं और जल्दी से रोगों को फैलाते हैं। उसके बाद में होस्ट से संबंधित जो आपका पौधा है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि पौधा ससेप्टिबल है तो रोग जल्दी से फैलेगा। ठीक है, मान लो पौधा ही ऐसा है, ढीला डाला है, रोग का विरोध ही नहीं कर रहा है, तो फिर रोग तो फैलेगा ही। ठीक है, उसको रोक ही नहीं पा रहा है, तो पौधे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संवेदनशील पौधे रोगों के प्रकोप के लिए अत्यधिक जो है व्रत प्रवृत्त होते हैं, यानी कि जल्दी से फैला देते हैं। दूसरी बात, पौधों का घनत्व, यदि पौधे बिल्कुल पास पास में होंगे, ठीक है, पौधे बिल्कुल पास पास में होंगे तो पौधों में रोग भी जल्दी फैलेगा। तो ये घनत्व पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद में तीसरे फैक्टर आ जाता है एनवायरमेंट से संबंधित फैक्टर। ठीक है, मान लो जो क्लाइमेट है वो ही फेवरेबल है रोगों के प्रति। ठीक है, गर्म और आर्द्र परिस्थितियां फंगस और बैक्टीरिया रोगों को विकास और फैलाव के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, यानी कि पहली बात तो नमी होनी चाहिए, आर्द्र का मतलब नमी होनी चाहिए, और दूसरा 20 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। गर्म का मतलब क्या हो गया, 20 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, जो गर्म मौसम है वो होना चाहिए, उसमें जल्दी फैलते हैं। तो ये कारण हो गया। वेदर इवेंट, मौसमी जो घटनाएं हैं, हवा, वर्षा हो गई, हवा हो गई, अन्य मौसमी घटनाएं क्या करती है, रोगों के प्रसार में मदद करती है। बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ रोगजनक कहीं के कहीं चले जाएंगे, हवा आएगी, हवा के साथ उड़ के कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि रोग कितना फैलेगा, एपिडेमिक कितनी फैलेगी। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, मानवीय गतिविधियों की बात करें, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब करते हैं, मान लो आप जा रहे हो खेत में क्या करने, वॉल चेंज करने जा रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, और इरिगेशन में आपने ड्रिप इरिगेशन चला रखी है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है। अब आप जो है वॉल चेंज करने जा रहे हो कि अभी ये खेत पी गया, अब इस खेत को पानी पिलाना है। ठीक है, तो आप वॉल चेंज करने जा रहे हो, तो किसी पौधे के पास में से गुजरते हो, अब उस पौधे के क्या थे, रोगाणु थे, अब आप पास में से गुजरते हो, वो रोगाणु लेकर आप आगे पौधों में फैला देते हो। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, तो इनके द्वारा भी रोग फैलता है। ठीक है, तो कृषि में जो प्रथाएं करते हैं, चाहे मोनोक्रॉपिंग हो, अधिक सिंचाई हो, इनसे भी क्या होते हैं, रोग फैल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वैश्विक व्यापार है उससे भी रोग फैलते हैं। मान लो चीन का कोई उत्पाद आप यहाँ लेकर आ गए, यहाँ आकर रोग फैल गया। ठीक है, ऐसा ही तो हुआ है, कई रोग हमारे बाहर से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे रोग यहाँ के हैं। हम कहते हैं कि जो आपका केले में सीगा गोटा होता है, ठीक है, तो वो सीगा टोका होता है, वो कहाँ से आया है, श्रीलंका से आया है। ये जो कॉफी रस्ट है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, श्रीलंका से आई है। इसी प्रकार कई प्रकार के रोग जो बाहर से आए हैं वो यहाँ आकर फैल चुके हैं। ठीक है, तो वो भी एक्टिविटीज, मानव एक्टिविटीज में ही आता है। इसके बाद में आ जाता है आपका लॉन्ग टाइप फर्स्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके पेपर के छठे क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहे हैं, पेपर में 6 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये कहेंगे कि आपकी जो चीजें हैं, ठीक है, छठे क्वेश्चन में क्या होता है, प्रिंसिपल, जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मेथड इन फंजिसाइडल इश्यू। ठीक है, यहाँ पर विथ फंजिसाइडल इश्यू भी लिखा हुआ है, होना चाहिए। ठीक है, विथ का मतलब हो गया फंजिसाइडल इश्यू भी समझाने हैं इसमें साथ में। ठीक है, तो वो बातें आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो डिजीज मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो रोगों में रोग प्रबंधन मुख्य रूप से एकीकृत दृष्टिकोण से पौधों के रोगों को नियंत्रित करने में केंद्रित होता है। यानी कि एकीकृत का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, सभी मेथड्स को साथ में काम में लेना है। इसका उद्देश्य फसल की सेहत और उपज को बनाए रखना है, रोग की घटनाओं को कम करना है, और रोग प्रबंधन के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग प्रबंधन में, ये जरूरी है कि रोग आने ही ना दिया जाए। ठीक है भाई, रोग प्रवेश करेगा और वो फैलेगा, उससे अच्छा है कि रोग को पहले ही रोक दो। ठीक है, उसको पहले ही क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो अपने खेत को कि इसमें तो रोग आने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या होता है, इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको प्रिवेंशन, रोग को आने से रोकना है। ठीक है, तो रोग की उत्पत्ति को रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्में लगा सकते हैं, फसल चक्र अपना सकते हैं, स्वच्छता प्रथाएं लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, पहला तो खेत को साफ सुथरा रखेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम प्रतिरोधी किस्में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड हम काम में लेते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, उनका घनत्व कम रख सकते हैं। ठीक है, पौधों को जो है एक फिक्स दूरी पर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सारी चीजें किस पे आती है, ये आपके प्रिवेंशन में ही आती है।
फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब सभी का इस्तेमाल करना, कल्चरल मेथड्स का भी, बायोलॉजिकल मेथड्स का भी, केमिकल मेथड्स का भी और रेजिस्टेंस वेराइटीज का भी इस्तेमाल करना है। इन सब का यूज करके आपको रोग को नियंत्रित करना है। ये दूसरा मेथड हो गया किसका, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का, डिजीज को रोकने का। फिर है समय पर हस्तक्षेप करना। आपको ये पता चल गया है कि रोग तो एंटर कर चुका है, ठीक है, मेरे खेत में रोग आ चुका है, एक दो पौधे इन्फेक्टेड हो भी चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, तो टाइम पे ही उनको नियंत्रित करो। बैठे बैठे देखो मत कि अभी और थोड़ा फैलने दो उसके बाद में नियंत्रित करेंगे, अभी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, उसको वहीं पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, रोग के लक्षणों की जल्दी पहचान करना, निवारण और जो उपचार है वो जल्दी से उपयोग में लेना है, ठीक है। क्या करना है कि सबसे पहले तो रोग की पहचान करेंगे, उसके बाद में उनका निवारण और उपचार करेंगे, और वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसके बाद में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ऐसे तरीकों का उपयोग करना है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, यहाँ ध्यान देना है, पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, सतत हो और हानिकारक रसायनों पर निर्भरता कम हो, ठीक है। ऐसे मेथड आपको काम में लेने हैं जिनमें आप केमिकल कम से कम इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है, वो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके जो डिजीज मैनेजमेंट वाले जो पार्ट है इसमें आ जाते हैं, और वो भी मुख्य रूप से हम जो आपके प्रिंसिपल्स है डिजीज मैनेजमेंट के वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में बात करेंगे आपके जो फंजीसाइडल मुद्दे हैं विभिन्न इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की बातें हैं वो कर लेते हैं पहले। ये क्या होता है, एक समग्र दृष्टिकोण है। देखो इंटीग्रेटेड शब्द आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड हो गया आपका न्यूट्रिएंट हो गया फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या बता रहे हैं, ये सारे ही मेथड ऐसे बताते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों का उपयोग करो और सभी का इस्तेमाल करो जो कि पौधे के लिए आवश्यक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल्स का ही इस्तेमाल करो, सिर्फ एक ही मेथड द्वारा रोगों को नियंत्रित करो, सभी का इस्तेमाल करो, तब जाकर जो है पर्यावरण का भला होगा। तो ये समग्र दृष्टिकोण है जो पौधों के रोगों के निपटने के लिए विभिन्न नियंत्रण उपायों को जोड़ता है, विशेष रूप से फंजीसाइडल प्रतिरोध, ठीक है, ये सारी चीजों को जोड़ता है, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेज की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते तो आते ही हैं कि क्या होता है, जब भी रोग को नियंत्रित करते हैं तो तीन चीजों पर फोकस करते हैं। एक सबसे पहले जो आपके कल्चरल प्रैक्टिसेज है उन पर, जो किसान करता है उन पे, दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल और तीसरा केमिकल। तो उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पर सांस्कृतिक नहीं लिखना है, कृषक लिखना है। क्या लिखना है, कृषक लिखना है, ठीक है, कृषक प्रथाएं। तो सबसे पहले फसल चक्कर, खेत की सफाई, प्रतिरोधी किस्मों की बुआई, इसके अलावा फंजीसाइडल पर निर्भरता को कम कर सकती है, ठीक है भाई। फंजीसाइड्स पे क्या होगा, निर्भरता कम होगी। अब देखो यहाँ पर फंजीसाइड्स इसलिए कह रहा है क्योंकि जब भी हम केमिकल्स की बात करते हैं रोगों को नियंत्रित करने के लिए, तो केमिकल में सबसे ज्यादा यूज फंजीसाइड का ही होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फंजीसाइड दिख रहा है। बाकी आप रासायनिक भी लिख सकते हो कि रासायनिक जो केमिकल है उनका। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हो गया, बेसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, जैसे जैविक एजेंट्स के, ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, इनका उपयोग करके जो फंगस है उसके विकास को दबाना है। इस प्रकार फंजीसाइड की आवश्यकता को कम करना है, ठीक है। फंजीसाइड्स का उपयोग हमें करना ही नहीं होगा, फंजीसाइड्स का मतलब जो केमिकल्स है उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाते हैं केमिकल अप्रोच। तो रोग पूर्वानुमान और प्रतिरोधी किस्मों के आधार पर फंजीसाइड्स का रणनीति रूप से आवेदन करना है। यहाँ पर हम केमिकल यूज तो करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, या मान लो बिना आवश्यकता ही डाल दिया। तो पहली बात तो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस रोग में केमिकल की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो भी कितने केमिकल की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं डालना है, उतना ही जितनी आवश्यकता है, ठीक है। क्या करते हैं कि रोग हो जाने के बाद में हम ऐसे पागल हो जाते हैं कि इसको कैसे भी नियंत्रित करना है और इतना केमिकल डालते हैं
कि मिट्टी को खराब कर देते हैं। तो केमिकल का ज्यादा उपयोग नहीं करना है। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रतिरोधी निर्माण से बचने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों वाले फंजीसाइड्स का बारी बारी से उपयोग करना है। कभी कभी क्या होता है, एक विशेष फंजीसाइड के प्रति जो पैथोजन है वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए आपको ये उपयोग लेना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जो फंजीसाइड्स है उनका उपयोग लेना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आप देखो जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, जब हम इस सेम एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं टाइम टू टाइम, जुकाम हो गई वही दवा खा ली, जुकाम हो गई वही दवा खा ली, एक लंबे टाइम के बाद में वो दवा असर करना ही बंद कर देती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है और बॉडी में जो हमारे बैक्टीरिया है जो हमें जो है बुखार कर रहे थे, वो बैक्टीरिया समझ जाते हैं कि इसके पास एक ही दवा है और इसका यदि हम प्रतिरोध कर लेंगे तो फिर दूसरी दवा से ही हम मरेंगे, इससे नहीं मरेंगे। तो वो बेटे क्या कर लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं और उसको सहन करना सीख जाते हैं, उसका प्रतिरोध कर लेते हैं। तो फिर हमें दूसरी दवा खानी पड़ती है, उसका फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर हम कहते हैं ये तो डॉक्टर ही पागल है, दवाई ठीक नहीं देता है, ठीक है। भाई दवा का चक्कर नहीं है, आपके शरीर का चक्कर है। आपकी उस दवा को जो उस डॉक्टर ने जो दवा दे रहा है उसको आपके शरीर ने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया, उसको जान गया है, वो जीवाणु क्या हो चुका है, जान चुका है। तो वो बातें होती है, वही आपके पैथोजन में देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो पर्यावरण को भी, नमी को, तापमान को, वायु प्रवाह है, इनको नियंत्रित करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो है आपके रोगों को फैलने से रोक सकते हैं, उनको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर और एक और बात हो गई, और इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट वो भी किसमें, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ठीक है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब क्या है, ऐसी खेती जिसको हम विशेष परिस्थितियों में उगाते हैं, जैसे कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, ठीक है। पॉली हाउस देखा है आपने कभी, पॉली हाउस में नॉर्मली क्या होता है कि बाहर से टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा कई परिस्थितियां जो है वहां पर ज्यादा तेज हवाएं भी नहीं चलती है, एक स्थिर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो उस टेम्परेचर का यूज करके पौधे ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट है, इसमें आपको एक तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि नेमेटोड फैलते कैसे हैं, ठीक है। नेमेटोड क्या होते हैं, कभी भी खेत में या तो एक विशेष खेत में वो हो सकते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो बाहर से आते हैं। अधिकतर क्या होते हैं भाई, पॉली हाउस में पहले से नेमेटोड नहीं थे लेकिन वो बाहर से आए हैं। अब वो बाहर से कैसे आए हैं, तो किसी भी मानवीय घटना के द्वारा या किसी भी कोई प्रोडक्ट हम लेकर आए उसमें साथ आ गए, खाद में आ गए, कैसे भी आ गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नेमेटोड का प्रवेश को रोकना है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है सभी मेथड्स काम में, क्योंकि इंटीग्रेटेड है इसका मतलब सारे मेथड, सोलराइजेशन भी इस्तेमाल करना है, नीम की जो आपकी खली है, अर्क है, उसका भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनसे भी जो है नियंत्रित होते हैं। तो नेमेटोड सूक्ष्मकाय कृमि होते हैं जो कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर संरक्षित खेती प्रणालियां जैसे कि ग्रीन हाउस हो गया। इनमें इंटीग्रेटेड नेमेटोड एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें नेमेटोड जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई रणनीतियों का जोड़ा जाता है, यानी कि कई जो मेथड्स हैं उनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ही हम सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। कई नेमेटोड्स का मतलब क्या हुआ, कई नेमेटोड्स का मतलब हुआ कि आपका सबसे पहले क्या करना, वो कई नेमेटोड्स नहीं, कई मेथड्स, ठीक है। कई मेथड्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस वेराइटीज तैयार करनी है, ठीक है। आप यदि रेजिस्टेंस वेराइटी आपको मिल जाती है किसी भी नेमेटोड के प्रति तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये तो बेसिक सी बात है। तो नेमेटोड से रेजिस्टेंस कोई वेराइटी है तो वो सबसे पहले लगाओ, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो नेमेटोड प्रतिरोधी किस्मों की बुआई से नेमेटोड के नुकसान को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कृषक क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी, कृषक क्रियाएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी को गर्म करके सूरज की गर्मी से मिट्टी को कीटाणु रहित करना और फसल चक्र पालन करके नेमेटोड का प्रबंधन करना। होता क्या है, जो आपका ग्रीन हाउस है, ठीक है, जो आपका पॉली हाउस या ग्रीन हाउस है उसमें एक पॉलीथीन की शीट बिछा दी जाती है, ठीक है। पॉलीथीन की शीट बिछा देते हैं। ये शीट क्या होती है, जब धूप गिरती है तो गर्म होती है, ठीक है, गर्म होगी। अब ये गर्म होगी, उसके अंदर की जो मिट्टी है वो भी गर्म होगी और अधिक टेम्परेचर की वजह से नेमेटोड क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेज है जिसके द्वारा हम नेमेटोड को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो है और आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपका जो नीम है वो भी आप ऐड कर सकते हो, नीम का उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा जो गेंदा की फसल है उससे भी नेमेटोड दूर भगते हैं,
जो आपका हजारा होता है, गेंदा होता है, उससे भी क्या होते हैं, जो आपके नेमेटोड है वो कम होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात हम कर लेते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम ये कहते हैं कि आप नेमेटोड को खाने वाले जीव जैसे बेसिलस हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिलस और ट्राइकोडर्मा ये कई प्रकार के जीवों के लिए बाधा बनते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए सही है। प्लांट में कोई भी रोग नहीं फैलाते हैं, लेकिन दूसरे जो पौधे हैं उनमें रोग फैलाने का काम करते हैं। वो रोग नहीं फैलाते हैं, दूसरे जीवों को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन दबा के रखते हैं। ठीक है, अपना ही राज समझते हैं, उनको नहीं आने देते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद में आता है केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल में नेमेटोड साइड्स देंगे हम। ठीक है, जो नेमेटोड को कंट्रोल करने वाले हैं वो नेमेटोसाइड्स है, तो नेमेटोसाइड्स इसमें दिए जाते हैं। नेमेटोसाइड्स रासायनिक एजेंट जो नेमेटोड को मारते हैं का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिरोध से बचा जा सके। विवेकपूर्ण का मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि हर साल ही आप जो है वो एक ही एक केमिकल डालते जा रहे हो। कुछ टाइम के बाद में नेमेटोड उसके प्रति क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधी हो जाएंगे, उसको सहन करने लग जाएंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। इसलिए सही ढंग से कम मात्रा में और जो है यूज सही तरीके से करना है। ठीक है, तभी जाकर हम केमिकल को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। मिट्टी हेल्थ मैनेजमेंट, जो आपका सोइल का जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। जैविक पदार्थ जोड़कर, उचित पीएच बनाकर, मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना नेमेटोड की जनसंख्या को कम करने में मदद करता है। जब हम मिट्टी को सही ढंग से रखते हैं, उसको पोरस रखते हैं, उसको सूखा रखते हैं, ठीक है, उसमें जो है नमी कम रखते हैं, एक टाइम जो है हम 2 से 2.5 महीने उसको पड़त छोड़ते हैं, एक जगह ही पड़ी रहती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों से क्या होता है, मिट्टी में सुधार होता है और नेमेटोड की संख्या कम होती है। ठीक है, बाकी नेमेटोड उसी में होता है, आप जानते होंगे नेमेटोड कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो नेमेटोड का ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो ये है इंटीग्रेटेड डिजीज मॉड्यूल्स है, वो भी किसके लिए, ग्राउंडनट और शुगर केन के लिए। ठीक है, कौन कौन किस किस किसके लिए, एक तो ग्राउंडनट है और एक शुगर केन है, इनके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो इंटीग्रेटेड जो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के जो मॉड्यूल्स है, इनमें आपको यही चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, किसी भी फसल का पूछे आपको ये चारों चीजें जरूर लिख के आनी है। आगे बात समझ में, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं इसका मतलब सभी मेथड्स का इस्तेमाल करना है और सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको हमेशा क्या करना है, 4 पॉइंट तो जरूर बना के आने हैं कि हम कल्चरल प्रैक्टिसेज भी करेंगे, हम रेजिस्टेंट वेराइटी भी यूज करेंगे, हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करेंगे और हम केमिकल कंट्रोल भी करेंगे। सारी चीजें हम काम में लेंगे, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, तभी जाकर हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और यही मॉडल होते हैं, यही मॉडल्स होते हैं। ठीक है, बस आपको फसल का नाम चेंज करना पड़ेगा और ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले मूंगफली की बात हो रही है, इसका मतलब गैर मेजबान फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएंगे। ठीक है, कृषक क्रियाओं में हम रोगों को नियंत्रित करने के लिए करते ही क्या है, या तो हम फसल चक्र अपनाते हैं या मिट्टी को पड़त छोड़ देते हैं। ठीक है, एक सीजन के लिए उसको अकेला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। ठीक है, या हम करते हैं कि हम है ना जो खेत को सैनिटाइज कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, चारों ओर से जो मेड़ होती है वहां से हम क्या हटा देते हैं, जो कोलेटरल होस्ट है उनको हटा देते हैं। ठीक है, इससे भी रोग नियंत्रित होता है। ये सारी आपके कल्चरल प्रैक्टिसेज में ही आती है, तो ये सारी चीजें ऐड करके आ सकते हो। खेत की सफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देर से पत्ते पर धब्बे और रस्ट के प्रसार को कम कर सकते हो। ठीक है, ये सारे रोगों को आप क्या करते हो, नियंत्रित कर पाते हो। कब कर पाते हो, जब आप कल्चरल प्रैक्टिसेज करते हो। देखो कल्चरल प्रैक्टिसेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि क्रॉप रोटेशन अपनाना। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हम क्या करेंगे, जो आपका है हम कह सकते हैं खेत की साफ सफाई। ठीक है, सैनिटेशन। इसके अलावा कोलेटरल होस्ट को हटाना। ये सारी बातें आप ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। इसके बाद में आता है रेजिस्टेंट वेराइटी। ठीक है, रेजिस्टेंट वेराइटी में हम क्या कहेंगे कि मूंगफली की उन किस्मों का यूज करेंगे जो प्रारंभिक पत्ते धब्बे, प्रारंभिक पत्ते धब्बे का मतलब क्या हुआ, अर्ली लीफ स्पॉट, ठीक है, जिसको हम टिक्का बोलते हैं, अर्ली लीफ स्पॉट और फंगल विल्ट जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, इन्हीं की कोई जरूरी नहीं है, और भी रोग यदि हो रहे हैं तो उनके प्रति यदि प्रतिरोधी कोई किस्म है तो उसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो है
इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जिसमें हम बात करते हैं रेजिस्टेंट वेराइटी की। आगे बात समझ में, तो ये भी बात ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जब भी बात आए तो दो नाम तो आप रट ही लो, ठीक है। दो नामों को तो आप, ट्राइकोडर्मा को और स्यूडोमोनास को तो आप याद कर ही लो। कीटों में एक लेडी बर्ड बिटल को याद कर लो, ठीक है। लेडी बर्ड बिटल ये क्या करती है, ये सभी क्या करते हैं, रोगों को नियंत्रित, कीटों को नियंत्रित करने में काम में आते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, फंगस से होने वाले अधिकतर रोगों को नियंत्रित करता है। स्यूडोमोनास क्या करेगा, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है। बेसिलस क्या करता है, ये भी रोगों को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जैविक एजेंट है जिनका उपयोग हम रोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इनका हम डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल देते हैं, इसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं, उससे भी इनका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके किस में आती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आती है, ठीक है। इसके बाद में इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आगे हम बात करते हैं कि केमिकल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। भाई सभी चीजों को इस्तेमाल करना है तो केमिकल का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि केमिकल का इस्तेमाल तब करना है जब हम सारी चीजें पहले अपना चुके हैं, हम कल्चरल भी अपना चुके हैं, उसके बाद में हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर चुके हैं, है ना, हम प्रतिरोधी किस्में भी काम में ले चुके हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट उपाय आपका केमिकल बचता है। हम क्या करते हैं, केमिकल सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई डिजीज नियंत्रित करनी हो तो हम सबसे पहले केमिकल्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो आसान तरीका हो गया है ना, हमें पर्यावरण से और मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो उद्देश्य वही है कि जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी से आपकी जो फसल है वो मुख्य रूप से तैयार हो जाए, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको मिट्टी पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी से सबसे पहले केमिकल ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहती है कि पहले केमिकल नहीं, पहले बाकी मेथड, बाद में केमिकल। जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम जो कि एक फंजीसाइड है, उसका उपयोग करेंगे मूंगफली की फसल में प्रारंभिक पत्ते धब्बे और सफेद कीट को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। सफेद लट को हम फंजीसाइड से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन क्लोरोफोरिफोस काम में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कीट है ना, तो कीट को फंजीसाइड से थोड़ा नियंत्रित करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। सफेद लट के लिए क्या काम में लेते हैं, क्लोरोफोरिफोस काम में लेते हैं, 25% इसी होता है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आ जाता है आपका शुगर केन, ठीक है। शुगर केन की बात कर लेते हैं, इसके लिए भी आपको इंटीग्रेटेड डिजीज मॉड्यूल्स की बात करनी है, ठीक है। किसकी बात करनी है, इंटीग्रेटेड डिजीज मॉड्यूल्स की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेज की। किसकी बात करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज की। इसमें भी वही बातें, उचित दूरी रखेंगे, पंक्ति में बुआई करेंगे, नमी को कम किया जा सके, लाल सड़न जैसे फंगस रोगों से बचा जा सकता है। इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन भी अपनाएंगे, हम खेत को सैनिटाइज भी रखेंगे, जो है साफ भी रखेंगे, कोलेट्रल होस्ट को भी हटाएंगे। ये सारी चीजें हम कल्चरल में ही करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पर करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेज में ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है रेजिस्टेंट वेराइटी। रेजिस्टेंट वेराइटी में हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंट वेराइटी में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ऐसी प्रतिरोधी किस्में जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लाल सड़न को रोकने के लिए, टॉप बोरर को रोकने के लिए, ठीक है, इनको रोकने के लिए प्रतिरोधी गन्ने की किस्में इस्तेमाल करेंगे। मान लो कोई सा भी रोग है, उसको नियंत्रित करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें होती है। इसके बाद में आ जाता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आपका ट्राइकोडर्मा को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है और एंड टू कंट्रोल टॉप शूट बोरर एंड ये ट्राइकोडर्मा एंड कोटिसियम फॉर द मैनेजिंग रेड रोड। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है शायद। रेड रोड के लिए हम क्या काम में लेंगे, जो आपका ये है ट्राइकोडर्मा है, ये नियंत्रित करने के लिए काम में लेंगे, ठीक है। तो टॉप शूट बोरर को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोडर्मा, प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग और लाल सड़न का प्रबंधन करने के लिए कोट्रीसियम का उपयोग करेंगे। इसके लिए तो मुख्य रूप से हम क्या ले सकते हैं, ये जो ट्राइकोडर्मा है ये काम में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बायोलॉजिकल एजेंट इसमें जो आपका बेसिलस है, इसके अलावा आपका जो स्यूडोमोनास है वो भी लिख सकते हो, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पर केमिकल रह गया है, ठीक है। तो केमिकल में हम ये कहते हैं कि केमिकल पहले तो इस्तेमाल करो ही मत, और मान लो आपको जरूरत पड़ती है, लास्ट में आपको आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आप फंजीसाइड काम में ले सकते हो, ठीक है। फंजीसाइड मैनकोजेब काम में ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप इंसेक्टिसाइड काम में लेना चाहते हो तो इमिडाक्लोरोपिड काम में ले सकते हो,
ये पाइरिलामेरिन में काम में आती है इमिडा क्लोरोपिड। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये दोनों आपके केमिकल में काम में आते हैं। ये चीजें थी जो हमने पैथोलॉजी में डिस्कस की है, और वो भी विशेष रूप से किसमें, एपिडेमियोलॉजी में। आ गई बात समझ में। अब देखो, ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ के ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करना है और इसको वहाँ से आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बात और मैं बता देता हूं, ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है, कुछ विद्यार्थियों के ये वाला कोर्स चल रहा है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की जगह ये वाला कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए हम अलग से क्या लेकर आएंगे, आपके लिए जो गेस्ट पेपर है वो लेकर आएंगे। उसके लिए आप तैयार रहना, आप मैसेज कर देना और व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करना कि सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने बच्चे हैं, तो इस पे आप मैसेज करके एक बार जरूर बताओगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।